नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। उत्तर प्रदेश में काबिज हुकूमत का देश की सियासत और सेहत पर कितना असर पड़ेगा, हो सकता है कि चर्चा का दौर थोड़ा मंद पड़ गया, पर सूरत हाल में किस्सों के खत्म होने का सिलसिला मुमकिन सा नजर नहीं आता। खैर, सवाल है कि मोदी लहर के बीच अगर योगी की राज की चर्चा की जा रही है तो क्या आने वाले वक्त की सियासत का इशारा इसे समझा जाना चाहिए। जैसी छवि गुजरात के मोदी की है और जैसी शख्सियत आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की नजर आती है, क्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसमें कोई बदलाव कर पाएंगे? किसके साथ किसका विकास होगा, शायद ये सवाल यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आए। खास मेहमानों के साथ आज इसी पहलू पर, इसी के इर्द गिर्द होगी बातचीत। आपकी राय के साथ जारी रहेगा बातचीत का सिलसिला बिग फाइट लाइव में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी राज में योगी राज को समझने के लिए, खास मायनों को टटोलने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक फूलचंद भेंडा साहब हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ रहेंगी, मिल्ली काउंसिल के प्रदेश सचिव अब्दुल लतीफ आरफो साहब हमारे साथ हैं, विहिप नेता गुमान सिंह जी करौली हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करना चाहते हैं जो चंद सवालों की ओर इशारा करती है। आखिर क्यों मायने हैं और क्यों सवाल है मोदी राज के साथ योगी राज की? मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के हर कयास के बीच अजय सिंह बिष्ट या कहें योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले ली। इसके बाद आदित्यनाथ ने अपने शासन की व्यवस्था को समझाने के लिए मंत्रिमंडल के जरिए सरकार की तस्वीर को पेश करने की कोशिश की। खैर, सरकार के सियासी मायनों को समझने से पहले इस सरकार के चेहरे को समझना होगा, जहां बीजेपी के 312 और सहयोगी दलों के समेत 325 विधायकों वाले गठबंधन में गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, तो फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देने वाली पार्टी की तरफ से मोहसिन रजा को राज्य मंत्री बनाया गया है। एक तरफ सरकार का काम शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ विश्लेषण का दौर भी तेज हुआ है। जाहिर है कि पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से आई, जहां लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि यहां गलत शख्स का चुनाव किया गया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं से विपरीत करार दिया। हालांकि एक सवाल 8 दल बदलुओं को मंत्री बनाने पर भी उठा, जिसमें एक एक नाम कांग्रेस और सपा के नेताओं का है तो 6 नेता बसपा छोड़कर आए थे। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग भी मंत्रिमंडल में नजर आती है, जहां 26 सवर्ण, 16 पिछड़े और 6 दलित नेताओं के साथ ही एक अल्पसंख्यक को चुना गया। जाहिर सा सवाल है कि 46 मंत्रियों की कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा को शामिल करने के क्या मायने हैं। अखिलेश राज में 10 अल्पसंख्यक चेहरों के बीच क्या एक मंत्री पिछड़े समझे जाने वाले यूपी के इस बड़े तबके की आवाज को बुलंद कर पाएगा? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से कोई और मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं था? अगर ऐसा ही है तो पार्टी ने पहले इन चेहरों को आगे क्यों नहीं रखा? जहां एक तरफ नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करते हैं, तो इसके पीछे विकास और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती भी साफ नजर आती है। पर क्या योगी राज में ये सब इतना आसान होगा? जनता ने यूपी में अगर नरेंद्र मोदी के जरिए सरकार को चुना है तो क्या योगी और मोदी एक सिक्के के 2 पहलू साबित होंगे? एक बार फिर बीजेपी से जुड़ी सोशल मीडिया कैंपेन में हिंदुत्व और राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये सब आने वाले वक्त में ध्रुवीकरण की खुली सियासत का इशारा है? पार्टी विद डिफरेंस के लिहाज से समझा जाए, बीजेपी ने आज तक निर्विवादित और सर्वमान्य चेहरों को तवज्जो दी है। क्या योगी आदित्यनाथ इन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं या फिर आगे उतर पाएंगे? कैसे कट्टरवाद की चंगुल से यूपी को आजाद किया जा सकेगा?
गोरखपुर के दंगों में मुकदमों से लेकर सवालों तक आदित्यनाथ घिरे रहे हैं, तो गुजरात में ऐसे ही घटनाक्रम के बीच नरेंद्र मोदी को गुजरते हुए देखा गया। ऐसे में क्या सबके साथ सबके विकास की परिकल्पना को पूरा करते हुए देखा जा सकता है? विकास के मायने कब और कैसे जोड़कर देखे जाएंगे? यूपी में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ बुनियादी मुद्दों में एक बड़े तबके की उम्मीदें इस सरकार से जोड़कर देखी गई। क्या गरीब का निवाला इस सरकार के जरिए आसान किया जा सकेगा? युवा राष्ट्र की बड़ी फौज इसी यूपी के गर्भ में छिपी है, तो क्या रोजगार का मसला हल होगा? आखिर किसके इशारे पर यूपी में गवर्नेंस होगा? मोदी होंगे या फिर योगी होंगे? अगर दोनों को ही उदारवाद से परे कट्टर हिंदुत्व का चेहरा समझा जाए, तो क्या देश के बाकी हिस्सों में भी बीजेपी का मिजाज और चेहरा अब बदलने वाला है? एक तरफ विकास की बात मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को पहले ही दिन से मजबूत बनाने का इशारा आदित्यनाथ करते हैं। ऐसे में लव जिहाद, गोरक्षा और राम मंदिर जैसे मसलों का क्या होगा? आखिर किसका ऊंट कब किस करवट पर जाकर बैठेगा, इसकी तस्वीर भले ही साफ न हो, पर बदलती रवायत और सियासत का इशारा जरूर करती है। क्या बीजेपी ने यूपी में कट्टरवाद यानी कहें कि हिंदुत्व के नाम पर कट्टरवाद को अपनाया है? आपकी राय का हमें इंतजार होगा। हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में दिखाया जाएगा कि राय आपकी क्या कहती है। फिलहाल भिंडा साहब, आपका रुख करना चाहता हूँ महाभारत, क्योंकि आमतौर पर मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण दोनों तरफ से लड़े और लोगों को लगा कि कौरव पांडव लड़ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा ही यूपी में देखने को मिला? मोदी थे और मोदी ही हैं। देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता है। जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है वो 6ठी बार संविधान की शपथ उन्होंने ली और लेने के बाद जो बात कही है सबका साथ, ये निश्चित तौर पर कई बार हम इस बात को आकलन कर लेते हैं कि यूपी में घोर तुष्टीकरण था और उसमें जिस बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उनके लिए उठ खड़े हुए, इस कारण से उनको एक सांप्रदायिक चेहरा या कोई कट्टरवादी ध्रुवीकरण आप मान रहे हैं? ध्रुवीकरण था ना पहले सारा अब इस चुनाव की क्या सूरत है? सूरत बढ़िया है। सारे समाज, सारे इलाका, सब जगह का तालमेल, सब जातियों का तालमेल, सबका प्रभाव, ये सब दिखा यूपी में। और हिंदुत्व को हम कट्टरता की बात की तुलना करते हैं, ये अन्याय है। मैं फिर लौटूंगा उसके बाद, लेकिन एक सवाल और रखता हूं। कोई भी मुस्लिम चेहरा टिकट देने लायक नहीं समझा गया, लेकिन एक चेहरा, एक क्रिकेटर आप ढूंढ कर ले आए जो मंत्री बना पाएंगे। ऐसा है कि जब दो पार्टियों ने कोई 90-91 कर रहे थे, तो प्रजातंत्र में तो वोट को प्राप्त करना है, उसके आधार विजय प्राप्त करनी है। तो बसपा भी, कांग्रेस भी, सपा भी, ये सब मुस्लिम चेहरे उतार रहे थे। उनका बहुमत था और उनका इतिहास में रहा कि ज़्यादा मुस्लिम बंधुओं के वोट उनको ही मिलते रहे। इस कारण से उस स्थान पर हम उतारे हारने के लिए, जमात जब्त करने के लिए तो कोई औचित्य नहीं था। इस कारण से इस दृष्टि से नहीं देखा जाए कि केवल वो मुसलमान को चाहते नहीं। अब्दुल लतीफ साहब, आपके पास आना चाहूँगा। भिंडा साहब ने बहुत अच्छी तरह से बयान किया, सबके साथ सबके विकास की परिकल्पना लागू होती है। क्या यूपी की तस्वीर इतनी आसान है? मुझे नहीं लगता इतनी आसान है। जो तुष्टीकरण का जो मामला है, भिंडा साहब कह रहे हैं कि पहले नहीं था या पहले था और अब नहीं है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। मुझे लगता है कि जो तुष्टीकरण का जो मामला है, ये पहले से बहुत ज़्यादा पहले नहीं था, बल्कि अब शुरू होगा। पहले जो था तो वो ताकत में नहीं थे, अब ताकत में आ गए हैं। जब ताकत में आ गए हैं तो मैं नहीं समझता कि सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है, इस चुनाव से मुसलमान आगे बढ़ेगा या हाशिए पर चला जाएगा? एक सवाल। इस वक्त तो हाशिए पर चले गया। श्याम शर्मा साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिएगा, जिस प्रकार की परिस्थितियों में जब इनके विधायक कोई टिकट दिया ही नहीं, क्योंकि हिंदूवाद के नारे पे जीत क्या है ये, तो अभी तो निश्चित हो गया था कि मोदी आगे भी लोकसभा का चुनाव जीतना है, क्योंकि वहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा की और वो तुष्टीकरण के नाते जीत नहीं सकते। उन्होंने सीधे हिंदू चेहरा सामने दे दिया। एक महंत को, जो कि विधायक चुना नहीं गया था, सीधे तौर पर सांसद 5 बार के रहे हुए लोग गोरखपुर से हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का सब स्पष्ट रूप से
मोदी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम किस दिशा की तरफ आगे देश को ले जाना चाहते हैं और किस प्रकार का लोकसभा का चुनाव उनके नज़र में है 19 वाला। बाकी उनको कोई नज़र नहीं आता, उनको पता है कि चॉइस लगता है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की चॉइस होंगे। देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो एक है ना, दोनों कोई भी निर्णय करेंगे तो दोनों एक निर्णय कर रहे हैं। लगता है कि ऐसा हुआ या फिर योगी खुद इस दौड़ में शामिल हुए? देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ भी निकलती है कि योगी कह रहे थे कि अगर मुझे ऐसा नहीं बनाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये भी बातें आई थी पहले निकल हिंदुत्व के। वाहिनी उनका अपना राजनीतिक क्योंकि दल। जिस तरह की बातें सामने आ रही थी नहीं, लोकसभा मैं जानना चाहते हैं आमतौर पर क्या होता है, राजनीतिक दलों का विलय होता है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद है, लेकिन उनका अपना राजनीतिक दल है जो प्रत्याशी भी खड़े करता है, बीजेपी से भी चुनाव लड़ता है। हिंदू वाहिनी जग जाहिर है। ऐसे माहौल में जी जिस प्रकार से उन्होंने जो छवि उनकी है, नरेंद्र मोदी का पूरक उनको समझा जाता है, जो गुजरात का रूप देखा जाता है। जो कैंपेनिंग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने किया था, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा था कि बहुत तरीके से सक्रिय है पूरे उत्तर प्रदेश में और हिंदूवादी तरीके से वो कह रहे थे कि हम जिस प्रकार से किस प्रकार का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, वो कहने बहुत सारी चीज़ें जो बयान दे रहे थे उससे लग रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। कुमार सिंह जी, हिंदू संगठनों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से क्या नाम प्रमोट किया गया योगी आदित्यनाथ का? क्योंकि लिस्ट में भले ही दौड़ में शुमार किए गए थे, लेकिन पार्टी की लिस्ट में नहीं थे, ऐसा भी समझा जाता है। अब ये चर्चाएं हैं अश्विनी जी, ये तो चलती रहेंगी, आपका लेकिन अभी संगठन तो बात खुश है। ये है कि एक देश के अंदर 21वीं सदी का एक ऐतिहासिक निर्णय इसको कह सकते हैं कि मोदी जी ने आज योगी आदित्यनाथ पे विश्वास किया और जो उनकी अच्छी बातें थी उनको लोग अभी कर नहीं रहे हैं, उनको समझा उन्होंने। हिंदुत्व को, जहाँ हिंदुत्व का शब्द आता है, हम उसको मतलब उस नजरिए से देखने लग जाते हैं कि जैसे मैं इसको क्लासिफाइड करना चाहूंगा। एक अब हम बीच में रोक रहा हूं, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। एक सवाल जहन में आया इसलिए आ रहा हूं। मोदी लहर, राष्ट्रवाद की लहर और हिंदुत्व की लहर, क्या तीनों एक है? और क्या योगी इसी का चुनाव है? योगी जी का जो चुनाव जनता ने किया है, वो जो नहीं किया पार्टी जो तुष्टीकरण की नीति और वहाँ जो आप देख रहे थे, जो खुलेआम गुंडागर्दी वहाँ हो रही थी यूपी के अंदर, और जिस तरीके का एक वातावरण वहाँ बना रखा था, एक खौफ पैदा लोगों में किया जा रहा था। योगी जी बाल बाल बचे, एक बार उन पे प्राण घातक हमला हुआ है और एक बार वो कैसे फूट फूट के संसद में रोए हैं। लेकिन ऐसा तालिबानीकरण जो वहाँ हुआ, मतलब कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कोई व्यापारी वहाँ सुरक्षित नहीं, किसी भी तरीके का वहाँ लतीफ साहब ने कहा मुसलमान सुरक्षित जनता नहीं, परेशान होगी, महफूज नहीं, हाशिए पर चला गया। सारी चीजों को देखते हुए मोदी जी में, योगी जी में विश्वास किया और अब सबका साथ सबका विकास, योगी जी की जो अच्छाइयां हैं वो देश देखेगा बिल्कुल वैसे जैसे मोदी जी चला रहे हैं, वैसे योगी जी राज चलाएंगे। गूगल पर टॉप ट्रेंड 2 दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ है। जाति से लेकर बाकी सब बातों को सर्च किया जा रहा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अर्चना जी ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान की भावनाओं के विपरीत है, तो ऐसा क्या नजर आ गया उनको? देखिए अश्विनी जी, अभी श्याम जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, शायद आपने उसको तवज्जो नहीं दी। यदि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता की चॉइस होते तो क्या आपत्ति थी उनको सीएम के चेहरे के रूप में प्रचारित करके और उनके आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते? तो ऐसा तो था नहीं। और आपने सांसद हैं, लेकिन वो सीएम के प्रत्याशी नहीं थे। दूसरी बात ये कि चुनाव प्रचार के दौरान आधे समय तक उनकी नाराजगी भी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, उन्हें सीएम के तौर पर उन्हें चुनाव लड़वाया जाए, ये उनके मन में था। सीएम बनने की उनकी आकांक्षा रही पहले से, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उनकी जो हिंदू वाहिनी वो कहा करती थी यदि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, ऐसे कुछ प्रचार हुआ भी करता था। और जिस तुष्टीकरण की बात अभी भिंडा साहब कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति के तहत वहाँ पर काम हो रहा था, वहाँ पर जो एक मेजॉरिटी उसके ऊपर एक तरह से प्रहार होते थे और ये सारी बातें कह रहे थे। मैं समझती हूँ कि पोलराइजेशन तो इन्होंने चुनाव में किया ही क्या, अब ये मार्जिनलाइजेशन पर आ गए योगी आदित्यनाथ को सीएम बना करके, और मार्जिनलाइजेशन एज अ पॉलिसी इंडक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक संदेश है उसके माध्यम से कि अब जो माइनॉरिटी है उसके मार्जिनलाइजेशन की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। तो ऐसी अवस्था में अब उनके आने से क्या होने वाला नहीं होने वाला वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक संदेश जरूर पूरे देश में जाएगा
हिंदुआइजेशन करने पर भारतीय जनता पार्टी आमदा है। और उसका सवाल कारण सिर्फ सीधा सा है, ध्रुवीकरण को लेकर एक पहलू यहाँ पर निकल कर आता है, जिसके बाद 2019 की तस्वीर क्या यूपी के रास्ते से निकल कर आएगी, क्योंकि पुरानी कहावत है कि यूपी ही दिल्ली की सियासत का रास्ता तय करती है। तो फिर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटते ही इस पर बात करेंगे ध्रुवीकरण के यहाँ पर क्या मायने हैं और क्या मोदी और योगी मिलकर आगे इसी राह पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी नारे को लेकर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में मैदान में उतरे और हमने 325 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत से इतिहास रचा। इससे ये साबित होता है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं, सब आम जनता चाहती है उसका विकास हो, और उस विकास के मुद्दे पर हमने 3 राज्यों में सरकार बनाई। बीजेपी में जो विचारधारा या देश विकास के लेकर जो एजेंडा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, और ये पूरे देश के विकास सभी समाज जाति बंधुओं के लिए है। ऐसा कोई व्यक्तिगत धर्म या विशेष के लिए नहीं है। जो लोग लगातार 5 बार से वहाँ के सांसद चुने गए, आज तक तो इस तरह की कोई कट्टरवाद या इस तरह का वो नहीं हुआ। आज 5 बार सीनियरिटी के नाम पर या सीनियरिटी के वजह से उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि